उसने सामने दीवार पर लटके उस कटे हुए हाथ के पंजे को देखकर बमुश्किल हल्क से थूक निकला था। उस पंजे की उंगलियों से खून की कुछ बूंदें बहकर टप टप की हौलनाक आवाज़ पैदा कर रही थी। आरज़ू ने खौफ की शिद्दत से आंखें बंद कर ली, लेकिन इसमें भी वह ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रह पाई थी। चंद सेकंड बाद ही वह एक आँख खोलकर उस मंजर का एक बार फिर से जायज़ा ले रही थी। दीवार के सामने रखी कुर्सी अब धीरे धीरे हिलने लगी थी। खौफनाक बात यह थी कि उस कुर्सी के हिलने के पीछे कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उस अंधेरे कमरे में ना हवा का गुमान था और ना ही किसी आदमज़ात का। आरज़ू ने आंखें फाड़ते हुए बेयकीनी से उस कुर्सी को देखा, जिसके हिलने की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो बिना पलक झपकाए एकटुक इस भयानक मंजर को देखे गई। तभी एक बुलंद चीख के साथ एक डरावनी शक्ल और लंबे बालों वाली औरत उसके सामने आ गई। आरज़ू के हलक से बेख्तियार एक बुलंद चीख निकली थी, एक ऐसी चीख जिससे कब्र में पड़ा मुर्दा भी उठ बैठता। हाथ में पकड़ा सेलफोन तो उसने बिना कुछ सोचे समझे ही छोड़ दिया था और वहीं पास रखे सोफे पर ढहकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अल्लाह खैर, वो बहन की हालत नज़रअंदाज करता अपने आईफोन की तरफ लपका, जो अब ज़मीन पर पड़ा धूल चाट रहा था। मैंने बोला था इस तरह के डरावने वीडियो मत दिखाओ लड़कियों को, पर तुमने पहले कभी बात मानी है जो अब मानते? कसम से उकाशा, अगर मेरे फ़ोन में ज़रा भी फॉल्ट आई ना तो तुम्हें कच्चा ही बाबा के सामने सर्व कर दूंगा। ज़ीशान अपना गिरा हुआ फ़ोन उठाकर चेक करते हुए सारी खौलन अब उकाशा पर निकाल रहा था। मुझे क्या पता था ये इतनी मोटी ताज़ी दिखने वाली मखलूक का दिल इतना कमज़ोर होगा जो एक वीडियो से डर जाएगी। उसने सफाई दी, हालांकि उसका पूरा इरादा आरज़ू को डराने का ही था, मगर ये दांव उसके फ़ोन छोड़ देने की वजह से उकाशा पर ही उल्टा पड़ गया था। उसने नज़र उठाकर आरज़ू की तरफ देखा। वो आंखें फाड़े अपना दायां हाथ दिल पर रखे शायद अपनी तेज़ तेज़ चलती धड़कनों पर कंट्रोल कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मोटी ताज़ी से क्या मुराद है आपकी? लफ्ज़ मोटी उसे बुरी तरह चुभा था, इसलिए फ़ौरन लड़ने के लिए उठ खड़ी हो गई। क्या है, क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? सीमा बेगम लगभग भागते हुए टीवी लाउंज में दाखिल हुई थी। मम्मा, उकाशा भाई ने ज़ीशान भाई का फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया था। आरज़ू ने फर्राटे से झूठ बोलते हुए उकाशा की तरफ चैलेंजिंग नज़रों से देखा था। वो उसके झूठ पर सन्नी ही तो रह गया था। मम्मा सरासर झूठ बोल रही है ये लड़की, मैंने नहीं, खुद इसने फ़ोन फेंका था। आप चाहे ज़ीशान भाई से पूछ लीजिए। झूठ बोल रहा है ये, इसने ही मेरा फ़ोन ज़मीन पर फेंका था। माँ के सवालिया नज़रों के जवाब में ज़ीशान इत्मीनान से बोला। उकाशा अपने सच्चे खरे भाई के इस तरह पाला बदल लेने पर हक्का बक्का रह गया। ज़ीशान ने भी क्या खूब इंतकाम लिया था। मम्मा, ज़ीशान भाई झूठ बोल रहे हैं, कसम से, आपकी कसम। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आखिरी कोशिश की थी। इंशा बेटा, तुम बताओ क्या हुआ था? मुझे तो इन लोगों की बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। वो जो वहीं आरज़ू के पास सोफे पर बैठी न जाने कब से उनकी बातें एंजॉय करती हुई टीवी चैनल की सर्चिंग में बिजी थी, सीमा बेगम की आवाज़ पर हड़बड़ा गई। उसने एक नज़र ज़ीशान और आरज़ू के चेहरे पर डाली, जहाँ इल्तिजा थी कि गवाही उनकी तरफ ही दी जाए। फिर दूसरी नज़र उकाशा के चेहरे पर डाली, जो शायद बात का मरकज़ उसे बनता देख बेजार हुआ था। मुमानी, वो फ़ोन आरज़ू से ही गिरा था। उसकी गवाही पर ज़ीशान ने अपने मुंह पर हाथ फेरा। उसने शायद ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोला था
और अपनी सच्चाई की देवी जैसी कजिन के हाथों पकड़वाया भी गया था। इंशा ने दोबारा नज़र आरजू पर डाली, जो अब सीमा बेगम के हाथों अपनी इज्जत अफजाई करवा रही थी, साथ साथ उसे खा जाने वाली नज़रों से भी घूरे जा रही थी। ज़ीशान न जाने कब का मौका वारदात से फरार हो चुका था। बाज़ दफ़ा वो इसी तरह अपने बड़प्पन का गलत इस्तेमाल करा करता था। मामा मुझे छोड़कर किसी की भी बातों पर यकीन कर लेती हैं, फिर चाहे वो कोई बाहर वाला ही क्यों ना हो। वो एक सुलगती नज़र इंशा पर डालकर बाहर निकल गया। सीमा बेगम ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो अब भी सर झुकाए खड़ी आरजू को पड़ोस की कामकाजू लड़कियों की एक एक खूबियाँ गिनवा रही थी। इंशा ने एक नज़र उकाशा की पुश्त को देखा, फिर एक लंबी सांस लेते हुए वापस रिमोट कंट्रोल उठा लिया। सीन 2। थप्पड़ की गूंज ऐसी थी कि कॉलेज की कभी न खामोश होने वाली कैंटीन में एक सेकंड में सन्नाटा फैल गया। ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा ये याद दिलाएगा कि लड़कियां लूट का माल नहीं होती, जिन्हें कोई भी राह चलता फर्जी लेटर्स और धमकियां देकर बेवकूफ़ बना लेगा। अदीद ने अपने दाएं गाल पर हाथ रखते हुए हैरत और आग बरसाती नज़रों से सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा था। उसका दिल किया वो भी वापस एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे, लेकिन एक अनजाने एहसास ने या शायद उसके ज़मीर और परवरिश ने उसे ऐसा करने से बाज रखा था। फटता अलीहा ने उसे हाथ उठाकर आगे कुछ कहने से रोका, फिर ऊपर से नीचे तक हैंडसम लड़के को देखा। उसका पहनावा, उसका रंग रूप, उसकी शानदार पर्सनालिटी बता रही थी कि वो हाई क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा था। मर्द मर्द ही होता है, तबका और हैसियत उसकी फितरत को कभी नहीं बदल सकते। उसने मन में सोचा, मर्दों के मामले में वैसे भी उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। चलो सानिया, आज के बाद ये तुम्हारे तो क्या किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घटिया हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा। वो साथ खड़ी दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। अदीद ने एक नज़र अपने आसपास खड़े लोगों पर डाली। वो अब भी खड़े उसका मुंह तक रहे थे। उसके यूं खूंखार नज़रों से देखने पर सटपटा कर फिर वापस अपने काम में लग गए। ये थप्पड़ उसे क्यों पड़ा था, उसे ये खुद नहीं पता था। उसे अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब बर्दाश्त ही क्यों किया। शायद दिल के किसी कोने में वो लड़की कहीं न कहीं छुप कर बैठ गई थी, इसलिए जो अनजान लड़की कुछ दिनों से उसके हवासों पर छाई थी, आज वो उसके सामने भी आई तो इस सूरत में। पहली नज़र की वो पसंदीदगी हवा हो गई और अब उस लड़की के लिए नफरत का एक एहसास उसकी रगों में लहू बनकर दौड़ने लगा था। वो पहली लड़की थी जिसने औरत के लिए उसकी कड़वी सोच को कुछ हद तक बदल दिया था, लेकिन आज वापस फिर उसी ने उसके सीने में जलती नफरत की उस आग को खुद ही हवा दे दी। तुम जो भी हो, जहाँ से भी हो, आज जो तुमने किया है ना, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अदीद मीर हैदर तुम्हें कब्र से भी ढूंढ निकालेगा। वो नफरत से फुनकारा। शायद उसे अपनी नफरत दिखाने के लिए अब कोई वजूद मिल गया था, एक मकसद मिल गया था। सीन 3। वो अब सानिया का हाथ पकड़े कॉलेज से बाहर आ चुकी थी। अलीहा ने महसूस किया सानिया का हाथ बर्फ की तरह सर्द हो रहा था, साथ साथ वो काँप भी रही थी। तुम डरो मत, अब वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, उसने सानिया को हौसला दिया। अलीहा, वो मुझे पहले भी कभी परेशान नहीं कर रहा था, वो मिनमिनाई थी। व्हाट? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हारा पीछा कर रहा है, लेटर्स भेजकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुम उससे नहीं मिली तो तुम्हें बदनाम कर देगा।
उसने सानिया को याद दिलाया। हाँ, पर ये वो लड़का नहीं था जिसको तुमने थप्पड़ मार दिया। मैंने कैंटीन में उसके पीछे बैठे लड़के की तरफ इशारा किया था। उसने डरते हुए बात पूरी की। अलीहा को लगा था जैसे कोई बम उसके सर पर फटा हो। आर यू गोना मैड? कुछ पता है तुम्हें क्या बोल रही हो? अगर ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे रोका क्यों नहीं? उसकी बात पर वो चकरा कर रह गई थी। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही तुमने अपना काम कर दिया। फिर अगर मैं उस वक्त तुम्हें रोक देती तो हमारी बहुत बेइज्जती होती अलिया। सानिया शर्मिंदा हुई थी। सानिया, मैं वहाँ एक बेकसूर आदमी को इतने लोगों के सामने जलील कर रही थी और तुम सिर्फ इसलिए चुप थी कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। उसने उसे मज़ीद शर्म दिलानी चाहिए, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुई थी। आई एम सॉरी अलिया, वो फिर मिनमिनाई थी। चलो मेरे साथ। उसने तेजी से संभलते हुए सानिया का हाथ पकड़कर खींचा। कहाँ? सानिया टस से मस न हुई थी। उससे माफ़ी मांगने? मैं नहीं जा रही, तुमने देखा नहीं था किस तरह घूर रहा था वो हमें। कहते हुए सानिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने उसे आज से पहले इस कॉलेज में कभी नहीं देखा। शायद वो हमारे कॉलेज का नहीं था। इतनी बेइज्जती के बाद तो अब तक वो चला भी गया होगा लिया। उसने जान बचाने के लिए कमज़ोर सी दलील दी थी। हो सकता है वो चला गया हो सकता है वो फिर हमें कभी ना मिले, लेकिन हम ये बात बिना उससे ढूंढे तो नहीं कह सकते ना। कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। सानिया, याद है ना नाजरीन मैम क्या कहती हैं? अगर आपने किसी के साथ कोई गलत किया है तो आपको उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ करना ना करना सामने वाले की मर्ज़ी है, लेकिन इससे हमारे अंदर की गिल्ट तो ख़त्म हो जाती है। सानिया ने नज़र उठाकर सामने खड़ी अपनी दोस्त को देखा था। काले हिजाब में उसका नूरानी चेहरा और भी धमक रहा था। काली बड़ी बड़ी आँखों में हमेशा देखा जाने वाला कॉन्फिडेंस आज भी नज़र आ रहा था। वो नाजुक सी दिखने वाली लड़की चट्टानों सी मजबूत थी। सानिया से बेहतर ये और कौन जान सकता था। वो अलीहा की इकलौती दोस्त जो थी। मुसीबतों की लहरें या तो इंसान को डुबा देती हैं या फिर तैरने का सलीका सिखा देती हैं, और अलीहा तैरना सीख चुकी थी। सानिया ने नज़रें उसके चेहरे से हटा ली, फिर ना चाहते हुए भी उसके पीछे हो ली थी।